बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम 8th क्लास एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के पहले दो क्वेश्चन जो थे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोल्व किए, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम पैथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। तो चलें आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि a ladder 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। हमारे पास एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगाई गई है और जिसकी लेंथ बताई गई है कितनी, 10 मीटर लॉन्ग है। कहता है इट्स लो एंड टचेस द ग्राउंड एट आ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। कहता है जो इसका लोअर एंड है वो ग्राउंड के साथ कितने डिस्टेंस के फासले पर है, 6 मीटर के फासले पर है फ्रॉम द वॉल, दीवार से। एट वट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। तो जो अपर एंड है वो कितनी हाइट पर मौजूद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिससे हम ये समझ सकें कि हमारा प्रॉब्लम बेसिकली किस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है कि एक मैं वॉल बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास ये एक वॉल है। ठीक है, अब ये वॉल है और यहाँ मैं बात कर देता हूँ कि ये ग्राउंड है। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड आ गया, ये वाला जो रीजन है ये मेरे पास ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर अगर चले मैं इधर को भी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के ऊपर हमारे पास क्या है जी, एक हमने सीढ़ी लगाई हुई है जो कि यहाँ दीवार के साथ है। ठीक है, एक सीढ़ी है, लेटर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ये जो सीढ़ी है सबसे पहले नंबर पे इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 10 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसी सीढ़ी का जो लोअर एंड है, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड ये दीवार से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो वो कहता है कि आपने इस सीढ़ी की हाइट बतानी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका बनता ये कितना होगा। ठीक है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास एक्स डिस्टेंस बनेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस एक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोरी थी इस क्वेश्चन के लिए। तो हम अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली सोल्व करते हैं। आपने देखा कि जब मैंने ये डायग्राम बनाई तो इस डायग्राम के अंदर हमें पता है जो दीवार होती है वो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब मैं इसको बेस कंसिडर करते हुए ये वाली जो साइड है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, बेस। 90 की अपोजिट साइड हाइपोटिनस कहलाएगी और ये वाली जो साइड होगी फिर इस साइड का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ कि जो मेरे पास हाइट ऑफ द वॉल है ना, जिस हाइट पर सीढ़ी का अपर एंड जो है वो दीवार के साथ अटैच है, वो वाली जो हाइट है उसका नाम मैंने एक्स रख लिया। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द रिक्वायर्ड हाइट, जो हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट है वो कितनी है, वो एक्स है। ठीक है, फॉर्म फिगर। अब हम फिगर पे आ जाते हैं। फिगर से हमने देखा कि जो हाइपोटिनस है वो कितना है, हमारे पास 10 मीटर है। जो हमारे पास बेस है वो कितनी है, 6 मीटर। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कितना है, अभी हमने लेट किया, वो एक्स है। ठीक है, तो हमारा टारगेट इस एक्स को कैलकुलेट करना है। तो हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
अब ये थ्योरम हमें क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि स्केयर ऑफ हाइपोटेनस, जो हमारे पास हाइपोटेनस का स्केयर होगा वो बराबर होगा सम ऑफ स्केयर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, इन दोनों के स्केयर के सम के बराबर होगा। अब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं तमाम की तमाम वैल्यूज यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। हाइपोटेनस मेरे पास क्या आ गया 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास x के बराबर है एक्स स्केयर प्लस बेस मेरे पास 6 के बराबर है 6 का स्केयर। तो 10 का स्केयर क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 36। तो ये 36 जो होगा इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो इसको माइनस कर दूंगा इसमें से, तो ये क्या आ गया एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर 36, 100 में से 36 माइनस किए तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि x मेरा रिक्वायर्ड अननोन एलिमेंट्स है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ टेकिंग स्केयर रूट, तो दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं साइड पे लिख लेता हूँ इसको, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो आ गया जी टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू क्या था 64। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 8, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे मीटर लगा देंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ मैं आंसर दूंगा। उसने कहा था, हमसे ये पूछा था व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड्स ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, कि वो कितनी हाइट होगी। तो लिखूंगा सो रिक्वायर्ड हाइट इज, जो हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट थी वो कितनी है, वो 8 मीटर है। ठीक है, तो ये हमने इस प्रॉब्लम का क्या कर दिया सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है द शेडो ऑफ अ पोल मयर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज, जो पोल का हमारे पास फुट है वहाँ से उसको मयर किया गया है और वो कितना बता रहा है, वो कहता है कि वो हमारे पास 2.8 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं। यहाँ मेरे पास क्या है, एक मैं पोल बना लेता हूँ। ये जो हमारे पास पोल है, हमें पता है लैंड के ऊपर अगर पोल की बात की जाए तो जो पोल है वो कुछ इस अंदाज में स्ट्रेट यानी कि वर्टिकली हमारे पास स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है एक पोल आ गया। जब मैं इस पोल के शेडो की बात करता हूँ तो इसका जो शेडो है वो ज़मीन पर बंद है। ठीक है, और वो शेडो कितना है, ये मेरे पास शेडो आ गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो शेडो है ना, इस शेडो की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 2.8 मीटर। तो यहाँ मेरे पास जो ये वाली मेजरमेंट है ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2.8 मीटर आ जाएगा। उससे अगली बात उसने ये की, वो कहता है कि जो आपके पास पोल की टिप है और शेडो की टिप है, ये पोल की टिप और ये जो शेडो की टिप है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 10.5 है। ठीक है, ये मेरे पास पोल आ गया और ये मेरे पास शेडो आ गया, और इसकी जो मेरे पास मेजरमेंट है वो कहता है कि 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो कहता है कि जो पोल है इस पोल की लेंथ कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, तो ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हमने x का नाम दे लिया। ठीक है, तो इस x को हमने कैलकुलेट करना है, और ये मेरे पास क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये 90 है, 90 के ऑपोजिट जो साइड होगी मुझे पता है, यहाँ 90 की ऑपोजिट साइड ये मेरे पास हाइपोटेनस कहलाएगा, ये वाली जो साइड बेस हो जाएगी, और इस एंगल को कंसिडर करते हुए ये वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी। तो इसी फिगर को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को मॉडल करके देन इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो मुझे गिवन है वो मेरे पास क्या है कि जो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ द पोल है वो हमारे पास क्या है, वो x आ जाती है। लेट
द लेंथ ऑफ पोल इज एक्स। ठीक है, वो एक्स है। तो फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया फॉर्म फिगर। अब इस फिगर से मैं क्या करूँगा, अपने एलिमेंट्स उठाऊंगा। इस फिगर के अंदर मैंने देखा कि जो मेरे पास हाइपोटिनस है वो किसके बराबर है, वो 10.5 मीटर के बराबर है। जो बेस है मेरे पास वो कितना है, 2.8 मीटर के बराबर है। और सेम लाइक जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो मेरे पास अननोन है और उसको हमने एक्स लेट किया हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था कि आपके पास स्केयर ऑफ हाइपोटिनस इज इक्वल टू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्केयर ऑफ बेस। ठीक है, सम ऑफ स्केयर ऑफ द हाइपोटिनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, 10.5, इसका स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास एक्स है, इसका स्केयर प्लस बेस की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.8 मीटर इसका स्केयर ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10.5 का स्केयर लेते हैं। तो 10.5 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 110.25। ठीक है, तो इधर क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्केयर प्लस सेम लाइक अगर मैं 2.8 का स्केयर लेता हूँ तो 2.8 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 7.84 आ जाएगा। अब इसी 7.84 को मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ ताकि मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ। तो ये मेरे पास आ गया 110.25 माइनस 7.84 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्केयर आ गया। ठीक है, तो जब हम 110.25 में से माइनस कर देंगे किसको, 7.84 को। ठीक है, 110.25 माइनस 7.84, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 102.41 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्स स्केयर को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्केयर को एक्स फाइंड आउट करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्केयर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 12.41 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और इसका भी हम क्या करते हैं, स्केयर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हमने इसका स्केयर रूट लिया तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज इम्प्लाइज दैट इसका आफ्टर स्केयर रूट लेने के बाद तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 10.12, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। ठीक है, तो स्केयर रूट लेने के बाद ये मेरे पास जो सोल्यूशन आया x का आंसर वो क्या आ गया, वो आ गया 10.12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम जवाब दे देते हैं 100। जो मेरे पास हाइट ऑफ द पोल है 100, लेंथ ऑफ पोल इज, और वो मेरे पास क्या आ गया, 10.12 मीटर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, then tell which of the following triangles are not right angle triangle, any A B and C are right angle। तो कहता है कि हमारे पास ए बी सी तीन साइड्स हैं ट्राइंगल ए बी सी की, और बताएं इनमें से कौन सी ट्राइंगल्स राइट एंगल हैं और कौन सी राइट एंगल नहीं है, यानी कि कौन सी राइट एंगल नहीं है हमने उसको
पॉइंट आउट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर एक साइड जिसका नाम हाइपोटेनस रखा जाता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला रिलेशन किसी भी 3 मेजरमेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाए तो वहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि वो मेजरमेंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि हम इन मेजरमेंट्स पर पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवाती हैं। अगर ये तीनों की तीनों मेजरमेंट्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा देंगी तो हम कहेंगे कि ये वाली जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो चले इन्हीं क्वेश्चंस को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहली साइड है वो a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 7 है। अब पहली बात यहाँ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी ट्रायंगल को सोल्व कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होता है। तो हम जब भी सोल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा जो बाकी दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर आता है। अगर तो आ जाएगा तो इट मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं की साइड्स हैं, अदरवाइज हम कहेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो यहाँ देखिएगा मेरे पास सबसे पहले ए बी सी, तो मैं देखता हूँ सी जो है वो लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। सी क्या है मेरे पास है, लार्जेस्ट साइड है। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्मॉलर साइड्स हैं जैसे ए और बी इनके स्क्वायर का सम लूंगा और देन मैं देखूंगा क्या ये सी स्क्वायर के बराबर आती हैं। अगर आ जाएंगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम सोल्यूशन के ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, ए मेरे पास क्या है 6 इसका स्क्वायर और प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया 36 और प्लस ये आ गया मेरे पास 25 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 1336 एंड अब मैं सी का भी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो सी का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया 49 आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस मेरे पास जो सी स्क्वायर है वो बराबर नहीं आया, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर है वो स्मॉलर जो साइड्स है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये 49 है जबकि वो मेरे पास क्या आंसर आया है वो 61 आया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं जवाब दे दूंगा कि ये जो ए बी सी हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो लिखूंगा सो ए बी एंड सी आर नॉट sides of right angle triangle। right angled triangle, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। सेम सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी ऐसे सोल्व करूंगा। अब देखिए जो सबसे लार्जेस्ट साइड है वो मुझे यहाँ भी सी ही मिल रही है, ठीक है। सी जो है ये लार्जेस्ट साइड है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही फाइंड आउट कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए मेरे पास किसके बराबर आ गया 8 इसका स्क्वायर प्लस और बी मेरे पास क्या आ गया 9 इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जब 8 का स्क्वायर लेते हैं तो वो मेरे पास किसके बराबर आ गया 64 और प्लस 9 का स्क्वायर लिया तो वो 81। दोनों का सम लेते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 8 और 6 मेरे पास क्या आ गया 14। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 145। एंड अब आते हैं सी स्क्वायर के ऊपर। तो जब मैंने सी स्क्वायर कैलकुलेट किया तो सी स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 145 इज इक्वल टू स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया 145 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सी स्क्वायर है ना वो किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है कि एक साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह देंगे सो
जो हमारे पास ए बी एंड सी है, ठीक है, एंड सी आर लेंथ्स ऑफ sides of a right angled triangle, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास ये जो ए बी सी हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिर अगेन इसमें देखिए हमारे पास ए बी और सी तीन साइड्स गिवन है। तो मैंने ये चेक करना है कि जो सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि मैंने कहा था हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ से मैं देखूंगा सबसे बड़ी साइड सी है, तो सबसे बड़ी साइड का स्केयर बाकी जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्केयर के सम के बराबर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ फिर अगेन मैं क्या करता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 12 इसका स्केयर प्लस क्या आ गया मेरे पास 5 इसका स्केयर। तो 12 का स्केयर क्या होता है 144 प्लस 5 का स्केयर क्या आता है 25। दोनों का सम लें तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। एंड दूसरी चीज़ मेरे पास क्या आ गया सी, मैं सी का भी स्केयर ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया 13 इसका स्केयर इज इक्वल टू ये आ गया 169। तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आ गया, सिंस यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो सी का स्केयर है वो बराबर आ गया हमारे पास किसके, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि 169 उन दोनों का सम आता है, 169 ही उन दोनों का सम वो अकेली का स्केयर आ रहा है सी का, ठीक है। तो सो हमारे पास जो ए बी एंड सी आर लेंथ of sides of a right angled triangle। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या बन गई हमारे पास साइड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी द हाइपोटेनस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड अननोन लेंथ। कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जिसकी तीन साइड्स हैं ए बी एंड सी, और सी जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। अगर सी हाइपोटेनस है तो इट मीन्स सी का जो स्केयर होगा वो बाकी दो साइडों के स्केयर के सम के बराबर आना है। तो वो कहता है कि जो अननोन आपके पास एलिमेंट है आपने उसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला पार्ट है हम उसी को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि सी स्केयर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम था तो ये कि स्केयर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्केयर ऑफ बेस। तो यहाँ मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा अब थ्योरम बनेगा, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया कि सी हाइपोटेनस है, तो ये फर्स्ट टाइम मैं इसकी ये स्टेटमेंट ऐसे लिख रहा हूँ। उसके बाद देन मैं डायरेक्टली थ्योरम की स्टेटमेंट लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या आ गया, सी स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ए आ जाएगा और बेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया सी, और वो मेरे पास क्या है 61। तो ये आ गया 61 का स्केयर इज इक्वल टू 60 इसका स्केयर प्लस बी स्केयर, मैंने बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 61 का स्केयर ले लेते हैं। तो 61 का जो हमारे पास स्केयर है वो आ जाएगा 3721 3721 इज इक्वल टू, तो 6 का जब हम स्केयर लेते हैं तो 6 का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा 3600 और प्लस क्या आ गया मेरे पास बी स्केयर। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3721 माइनस 3600 इज इक्वल टू बी स्केयर, जो कि हमने
कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करने के बाद मेरे पास ये आ गया 121 इज इक्वल टू बी स्केयर। ठीक है, 121 इज इक्वल टू बी स्केयर। तो मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ। तो लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें चाहिए। तो मेरे पास ये आ गया 121 इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी, 121 का स्क्वायर रूट लें तो ये 11 आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, तो ये तो था पहले वाला क्वेश्चन। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट भी देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में फिर दोबारा लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट ये थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि गिवन है सी हाइपोटेनस है तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले सी की वैल्यू पुट करता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, 13/12 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, और वो आ गया मेरे पास 5/12, और प्लस क्या आ जाएगा बी। ठीक है, और इस b का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 169/144 इज इक्वल टू 25/144, और प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो 25/144 जो होगा उसको मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा। तो ये आ जाएगा -25/144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों 144 डिनोमिनेटर्स है तो 144 ही एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 169 में से 25 माइनस किए तो आंसर आ गया 144 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो 144 को जब 144 पर ही हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मैंने बी कैलकुलेट करना है तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। तो जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया तो एप्लीकेशन के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो ये हमने क्या किया, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है। फिर दोबारा इसी पे भी सेम लाइक जैसे हमने प्रीवियस दोनों पार्ट्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम हमारे पास था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मुझे सी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सी स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर, और प्लस बी की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर ओपन करते हैं। सबसे पहले 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास 16। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरे पास 5 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब मैंने 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाता है 80। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 80 प्लस क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो 80 प्लस 100 मेरे पास क्या आ गया,
180 इज इक्वल टू सी स्केयर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ सी स्केयर मौजूद है, तो दोनों तरफ क्या करूँगा, स्केयर रूट अप्लाई कर दूंगा। जब दोनों तरफ मैं स्केयर रूट अप्लाई करता हूँ तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो ये आ गया सी स्केयर इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 180। ठीक है, तो सी आ गया इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 180 को अगर मैं दोबारा थोड़ा सा फैक्टराइज कर लूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेरे पास क्या आ गया 180, और 180 के लिए मैं सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया 90, फिर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया 45। अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है, अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड किया तो 15, 3 पे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 5। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्केयर 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 स्केयर 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो जब मैं यहाँ लिखूँगा तो 2 का स्केयर और 3 का स्केयर दोनों का स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर रूट से बाहर, लेकिन 5 अभी भी स्केयर रूट में रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 स्केयर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू सी, और इसके साथ हमने लास्ट पे मीटर मेंशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी तरह इसका अगर देखें तो हमारे पास है b इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर, a इज इक्वल टू 5 स्केयर रूट ऑफ 7 डेसीमीटर, और हमने क्या करना है c को कैलकुलेट करना है। तो अगेन वही वाली मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम इस c थ्योरम को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या है थ्योरम के सी स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो सी स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, सी स्केयर इज इक्वल टू ए की जगह पे मेरे पास क्या आ जाता है 5 स्केयर रूट ऑफ 7 इसका स्केयर, और प्लस मेरे पास ये आ जाएगा 5 और इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्केयर लेंगे तो 5 का क्या आ जाएगा 25 इंटू 7 का स्केयर के साथ स्केयर रूट कट जाएगा तो वो 7 आ जाएगा, उसके बाद प्लस फिर 5 का यहाँ से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके हैं यहाँ, पहला तो ये है कि 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 175, प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा, दोनों का सम लें तो ये मेरे पास क्या आ गया 200, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास सी स्केयर। अब मुझे क्या करना है, मुझे सी स्केयर सी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू 200 और इसका स्केयर, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 200। अब क्या होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ गया 200। अब 100 का स्केयर रूट क्या होता है 10, तो उसको सोल्व हो जाएगा और 2 एज इट इज़ वैसे चला जाएगा, और इसके साथ इसका हम यूनिट मेंशन कर देंगे कि c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10 स्केयर रूट ऑफ 2 डेसीमीटर। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास c इज इक्वल टू सी की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, और वो हमसे कहता है हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे वही थ्योरम जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमारे पास ये थ्योरम क्या है कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर।
तो जो वैल्यूज़ गिवन है पुट कर देते हैं। तो सी मेरे पास था 10 स्केयर रूट ऑफ 2 इसका स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर, ए हमने कैलकुलेट करना है, बी की वैल्यू गिवन है और वो क्या है 5 स्केयर रूट ऑफ 3 इसका स्केयर। 10 का स्केयर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू ए स्केयर एज इट इज़। 5 का स्केयर लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 25 और 3 स्केयर रूट का जब स्केयर लेंगे तो अकेला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब हमने स्केयर लिया प्रोडक्ट लिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 200 इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये मेरे पास क्या आ गया 75। अब ये जो 75 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये मेरे पास आ गया 100 माइनस 75 इज़ इक्वल टू ए स्केयर, तो यहाँ मेरे पास आ गया 125 इज़ इक्वल टू ए स्केयर। तो हमने ए कैलकुलेट करना है, स्केयर रूट ले लेते हैं तो लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट on both sides, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो स्केयर रूट ऑफ 125 इज़ इक्वल टू ए स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो 125 है, 125 के अगर मैं पेयर बनाता हूँ फैक्टर्स बना के, तो सबसे पहले 5 पे जाएगा तो 25, अगेन 5 पे डिवाइड होगा तो 5, अगेन 5 पे डिवाइड होगा, तो ये आ गया 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, स्केयर रूट लेंगे, अब स्केयर वाले का स्केयर ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वो स्केयर रूट के बाहर चला जाएगा, लेकिन एक स्केयर रूट के अंदर ही हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरे पास डेसीमीटर के अंदर ए की वैल्यू आ गई और ए हमारे पास किसके बराबर है, ए हमारे पास है 5 स्केयर रूट ऑफ 5 डेसीमीटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द मेजर्स ऑफ साइड 10 मीटर। हमारे पास जो इसका फ्रंट है कहता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि जिसकी तीनों की तीनों साइड जो हैं वो बराबर हैं। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो हमने हाउस की हाइट फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने फिगर के अंदर ये आपको ड्रॉ करके दिया हो कि आपके पास जो हाउस है वो इस शेप में है। ठीक है, अब जो हम मॉडल करेंगे यहाँ वो मॉडल कुछ इस अंदाज में है कि जो उसने बात की कि उसका फ्रंट जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है। तो मैं जस्ट जो फ्रंट है उस फ्रंट की यहाँ एक फिगर ट्रायंगल की शक्ल में ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर एग्जांपल उसका जो फ्रंट था ना वो ये है। ठीक है, तो इस फ्रंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो उसकी हाइट है ना वो ये है, फॉर एग्जांपल लेट लिया। अब ये जो हमारे पास हाइट है, यहाँ से जब मैंने हाइट फाइंड आउट की तो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर कि उसने कहा कि वो इक्विलेटर है, इसका मतलब ये वाली साइड भी 10 मीटर है, ये वाली साइड भी 10 मीटर है और ये नीचे वाली जो साइड होगी यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरे पास कितनी है, ये भी 10 मीटर है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, जो परपेंडिकुलर होता है वो उसकी ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स ये भी मेरे पास 5 मीटर आ गया और ये वाली जो भी साइड जो होगी वो क्या होगी 5 मीटर होगी। तो मैं इसको नेम दे लेता हूँ कि ये मेरे पास ए, ये वाला मेरे पास बी और ये मेरे पास क्या आ गया सी, और यहाँ जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये मैं इसका नाम डी ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप देखिए मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं और राइट एंगल ट्रायंगल्स अगर आ जाएं तो हम उनको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फिगर सिंस जो मेरे पास ए बी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। मैंने कहा क्योंकि मैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर है सो इट बाइसेक्ट किसको, ए सी को बाइसेक्ट कर देगा। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट अगर बाइसेक्ट कर देगा तो उसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ए डी होगा, ए डी मैयर होगी वो बेसिकली हाफ होगी किसका,
ए सी का। ठीक है, जो मेरे पास ए डी मेजरमेंट्स होनी है वो हाफ ऑफ ए सी होगा। तो यहाँ मैं फाइंड आउट करता हूँ मेरे पास जो ए डी है उसकी वैल्यू कितनी आती है, और वो मेरे पास आ गया 10/2 इज़ इक्वल टू 5 मीटर। तो जो मैयर ए डी है वो 5 मीटर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ट्रायंगल ए बी डी है, इस ए बी डी में से बी डी कैलकुलेट कर लेता हूँ, और बी डी मेरे पास क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो बी डी मेरे पास हाइट होगी, तो मैंने इस बी डी को कैलकुलेट करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर इन ए बी डी की बात कर लेता हूं तो देखें ए बी डी के अंदर जो मेरे पास ए बी है, ए बी है, ठीक है, मुझे पता है ए बी कितना है 10 मीटर। मुझे पता है कि जो ए डी है वो कितना है, वो 5 मीटर। और जो बी डी है ना, बी डी मुझे नहीं पता, मैं इसका नाम एक्स रख लेता हूँ। ठीक है, अब बी डी जो है, अगर दूसरी बात की जाए यहाँ, तो ये तो मेरे पास हाइपोटिनस बनाती है ये वाली साइड। ये वाली जो साइड है ये मेरे पास बेस है, और ये वाली जो साइड है ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनाती है। तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, हाइपोटेनस मेरे पास है ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, वो बी डी के बराबर है, उसका स्क्वायर प्लस बेस किसके बराबर है, और वो ए डी के बराबर है। तो यहाँ मैं मेजरमेंट्स लगा लेता हूँ क्योंकि मैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ए बी किसके के बराबर आया था, मेरे पास 10 के बराबर था। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 10 है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी नहीं है, ये बी ए बी बी डी था, ये बी डी था। ठीक है, तो ये मैयर बी डी वैसे रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 5 और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया जी, 100 इज इक्वल टू मैयर बी डी, इसका स्क्वायर प्लस क्या आ गया 25। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू मैयर बी डी और इसका स्क्वायर। तो ये टोटल आ गया जी 75 इज इक्वल टू मैयर बी डी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बी डी क्या होगा आपके पास, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आ गया 75 इज इक्वल टू मैयर बी डी और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बी डी का स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं इसके साथ ही यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 75 मैयर बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 और इसके साथ मीटर। अब 75 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5 पे डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 5 1s are 5, तो यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ आ गया 5 5s are 25, तो फिर 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 3s are 15, 3 पे डिवाइड होगा 3 1s are 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके साथ मीटर, और 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये रूट में 3 रह जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास मैयर बी डी। तो ये जो बी डी था ये बेसिकली हाइट है। ठीक है, ये जो मैंने बी डी कैलकुलेट किया ये क्या है, हाइट है। तो यहाँ मैं कमेंट लिखूंगा, सिंस बी डी
represent vertical height, vertical length, so it is also height of house. ठीक है. So height of house is वो क्या होगी 5√3 मीटर. ठीक है. तो ये हमने क्या कर दिया, उसकी हाइट ऑफ हाउस फाइंड कर दिया. तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.